लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इस वक्त इस दल की आवश्यकता है। क्यों? कि सबसे पहले तो हमारे हिंदुत्व को ऐसे दल की आवश्यकता है जो सबको जागरूक करने का काम करे और बिखरे हुए जितने हमारे भाई हैं सबको एक करने का काम करे। क्यों? कि हमारा स्वर्ण समाज भी, हमारा हिंदुत्व भी चारों तरफ बिखरा पड़ा है। अब जो बातें आ रही थी मैं उसमें कुछ बात बताना चाहता हूं। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, सरकार अच्छी है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं आप लोगों के बीच में कि शायद ऐसा मुख्यमंत्री अब मिला है ना हमने देखा था और ना ही हम कल्पना करते हैं। जितने कर्मठ, जितने तपस्वी, जितने त्यागी पुरुष आपको मुख्यमंत्री जी मिले हैं। भाइयों, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये सोचने का विषय है। मेरे भाई सभी बैठ जाए, अनुरोध है हाथ जोड़कर बैठ जाए सभी, और मेरी दो बात जरा ध्यान से सुने। आज यहाँ पर 150 आदमी हैं, लेकिन मैं वायदा करता हूं 150 नहीं, यही लाखों की भीड़ भी होगी एक रोज। और आप इस बात को समझेंगे। समय आ चुका है, समय दूर नहीं है, जागने का समय है, सोने का समय नहीं है मेरे भाइयों। नहीं तो समय बहुत खतरनाक आने के संकेत हो रहे हैं। हम गहरी निद्रा में सोए हुए हैं और यह झूठ पहले भी थी जिसका परिणाम हमने कई सौ साल भुगता था। हमारे इतिहासों को भी उस गुलामी के पीरियड में तोड़ मरोड़ दिया गया, गलत बना दिया इतिहासों को। हम अपने इतिहासों को भी क्लियर नहीं कह सकते कि ये सही है। अब एक बात सुनिए मेरी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आरक्षण पे सभी भाई बोले, हरिजन एक्ट पे सभी भाई बोले। हरिजन एक्ट और आरक्षण कोई दलित भाइयों से लड़ाई नहीं हमारी, ये भाई हमारे हैं। हमारी लड़ाई तो इस विषय में सरकारों से रहेगी। ये जो कानून हमारे सर पर गलत बनाकर थोप दिए गए हैं, दलित हमारे ही भाई हैं, लेकिन कानून तो किसी और ने बनाकर सर पर थोप दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हरिजन एक्ट थी उससे पहले, उस हरिजन एक्ट में 2 गवाह अपर जाति के थे और इसके साथ साथ सीओ लेवल से जांच थी। लेकिन इस सरकार ने यहां आकर के इसे क्या कहा जाए, मैं तो वोटों का लालची करूंगा। क्योंकि जब पहले आई थी सरकार तो आरक्षण पर संशोधन की बात कही थी, लेकिन जब एससी वर्ग ने पलटा मारा तो सरकार बैकफुट पर आ गई और 10 साल के लिए फिर मोहर लगा दी। एक बात और सुनो मेरी, अब हरिजन एक्ट की बात सुन लो। अब कोई जांच भी नहीं है। अब अगर एफआईआर होती है तो सबसे पहले गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी। अगर जानकारी न हो तो ध्यान से सुन ले मेरी बात को, गिरफ्तारी है, कोई जांच नहीं है। अगर जांच भी होगी तो 6 महीने के बाद होगी, और 6 महीने तक वो दोष किया है या नहीं ये तो जांच बाद में होगी। और 6 महीने बाद जब जांच शुरू होगी तो इस विषय में जांच में 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इतने दिन की सजा उस व्यक्ति को भुगतनी फ्री में पड़ेगी, चाहे वो निर्दोष क्यों ना है।
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये कहां का न्याय है? जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ, आज तक ऐसी अनीति तो कहीं नहीं हुई जो कि दोष सिद्ध न होते हुए भी उसको सजा दे दी जाए। उस पर सजा का टीका तो उसके माथे पर लग ही गया, चाहे वो बाद में निर्दोष सिद्ध हो जाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण के विषय में तो बता ही दिया है आपको सबने, लेकिन मैं इससे आगे कुछ आपको अवगत कराना चाहता हूं। इन सब से इनसे तो निपट लेंगे हम, ये हमारे परिवार का मामला है, लेकिन यहाँ पर जो खतरा है वो खतरा मंडरा रहा है हमारे सर पर, जिसे हम नहीं इग्नोर कर रहे हैं। नेता भी इग्नोर कर रहे हैं, सत्ताधारी नेता भी, अन्य पार्टी तो उनकी आड़ ले रही है। यहाँ सबसे बड़ा अत्याचार किसने किया था हमारे देश में? सबसे बड़ा अत्याचार अंग्रेजों ने तो किया, लेकिन उससे कई गुना अत्याचार मुस्लिम शासन में हुआ। और एक बात फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप सो रहे हैं कि इनकी मस्जिदों में, इनके मदरसों में, इनकी हर जगह पर एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, और वो पाठ क्या है? वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनरेशन पैदा करिए, ज्यादा से ज्यादा जनरेशन पैदा करिए, इस बात की परवाह मत करो कि तुम्हारे पास क्या है। वो कहते हैं कि जो भी भारत के अंदर दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, वो हमारी और हमारे बाप की है, हिंदुओं का नाम भारत से मिटा दिया जाएगा। ये सब आपके होंगे एक रोज। और मैं शायद आप यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारती जी खामोखा की बात कर रहे हैं। खामोखा की नहीं, इस देश में जब विभाजन हुआ था 2 से 2.5% के बीच में मोमडन थे, और आज इनको 25% बताया जा रहा है, लेकिन वो भी गलत है। आज उनकी तादाद भारत के अंदर 30 और 35% के बीच में पहुंच चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जो इनकी तादाद तुम्हारे बराबर होने में कोई देरी नहीं है। और ये एक चीज मैं आपको और अवगत कराऊंगा कि आप यहाँ बैठकर चाहे मर्द बनते हो, लेकिन देश तुम्हारा, कानून तुम्हारा, फोर्स तुम्हारी, लेकिन आज भी अपना कानून चलाते हैं। आज भी ये झुकने को तैयार नहीं है। आज भी तिरंगा को ये झुकने को तैयार नहीं। ये पाकिस्तान के झंडे को सलूट करते हैं, तिरंगा को सलूट नहीं करते। भाइयों, एक बात और भी सुन लो, बता देना चाहता हूँ, कुछ जगह ऐसी हैं, मैं नाम लेता हूँ और ध्यान से सुन लेना। मेरठ जैसे शहर के अंदर अगर फोर्स न हो तो हिंदुओं की ताकत नहीं जो इनके सामने सर उठा जाए। अलीगढ़ शहर है जिसमें बगैर फोर्स के हिंदू कोई भी कदम नहीं उठा सकते। आगे चले जाइए, कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शादरे में ही चले जाइए। भाइयों, ये बोलने नहीं देते हिंदुओं को। जबकि तुम्हारा देश है, फोर्स न हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या होगा। ये आपके कानून को नहीं मानते। सरकार का भी कोई ढुलमुल रवैया है, वो मानना पड़ेगा आपको। क्यों? कि एक आयुष्मान कार्ड चला है, आपने सभी जानते होंगे। सरकार का कहना है कि हम दो, हमारे दो, बस यहीं सीमित रहना है। और आयुष्मान कार्ड पर शर्त लगी है कि 6 यूनिटों पर आयुष्मान कार्ड मिलेगा, बनेगा। तो 6 यूनिट कहां से आएंगी भाई? मेरे हिसाब से हिंदुओं के घरों में 6 यूनिट मिलेंगी नहीं आपके आधार से। तो वो लाभ सरकार किसे दे रही है? सोचिए अपने दिमाग में कि वो लाभ किसे दिया जा रहा है।